तो सर अब हम जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, आप कोई भी बुक्स पढ़िए, किसी भी बड़े से बड़े विशेषज्ञ को पढ़िए, जानिए, नॉलेज लीजिए, तो सब जगह एक चीज जरूर आती है, वो ये कि मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट यदि अच्छा नहीं होगा तो हम पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बना सकते। आप विजय केडिया जो मास्टर के स्टॉक मार्केट बहुत ही दिग्गज निवेशक हैं, उनका कहना है कि बैड मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना ऐसे ही है जैसे कि दुश्मन के साथ सोना है। दुश्मन के साथ यदि आप सोते हैं तो दुश्मन कब आपके साथ विश्वासघात करके चाकू खंजर घोंप सकता है, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का सही होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट खराब होता है तो अच्छे से अच्छे बिजनेस को डुबो देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्पिरिट एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, शराब का धंधा, पानी खूब बहता, अरे पैसे पानी की तरह बहते हैं शराब के धंधे। लेकिन किंगफिशर के मालिक मिस्टर विजय माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट की ऋण मार दी। ऋण मारना जानते हैं ना? नुकसान करा काफी। हाँ, एडीएजी ग्रुप समूह जो अनिल अंबानी समूह की कंपनियां हैं, रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं, उसमें तमाम अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, लेकिन अनिल अंबानी ने सबकी ऋण मार दिया। और जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं जो खराब से खराब बिजनेस को लेकर के सातवें आसमान पर पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप देखना चाहते हैं तो देखिए सीजी पावर को। सीजी पावर एक थापर कंपनी ग्रुप की कंपनी रही जो कर्ज के मारे बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसको मुरगुप्पा ग्रुप ने खरीदा है वैसे ही वो कंपनी आप लगातार देखिए सर्किट पे सर्किट सर्किट, और आने वाले समय का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। तो मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कभी 600 650 रुपये पर चला करता था, जैसे ही उसमें मैनेजमेंट की खराबी का आया वो सर्किट पे सर्किट लोअर सर्किट लगने लगा वो शेयर, और आपके आज के डेट में वो डिलिस्ट हो गया है। इसी तरह से मनपसंद बेवरीज से मेरा खास लगाव रहा है। वो कभी शेयर 450 के आसपास शेयर चला करता था, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल पहुंच चुका था मनपसंद बेवरीज का, जो कि मैंगो सिप नाम से पेय पदार्थ बनाते हैं, जो फ्रूटी टाइप का प्रोडक्ट होता है। फिर उसने फ्रूट्स अप नाम से कुछ और भी पेप्सी टाइप के प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए थे, जिसका ब्रांड बिजनेस उसने तापसी पन्नू को बनाया था। वो भी गिरनी शुरू हो गई धीरे धीरे। उसमें एक अमित मंत्री है, कभी आप लोग ट्विटर पे जाइएगा तो सर्च करिएगा, ट्विटर पे सर बहुत सारे दिग्गज लोग भरे पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं। हम लोग ज्यादातर फेसबुक पे समय देते हैं, फेसबुक लंबा लिखने के लिए, लेकिन क्वालिटी यदि आप देखेंगे तो ट्विटर पे मिलता है। तो अमित मंत्री ने, मुझे याद आ रहा है 2016 या 2017 का दिसंबर महीना था, ट्विटर पे लिखा उसने, अमित मंत्री ने, कि मनपसंद बेवरीज जो सेल्स के आंकड़े बता रही है ना, वो सेल्स के आंकड़े मैच नहीं करते। क्यों नहीं मैच करते हैं? क्योंकि जो उस सेक्टर में काम करता है, अमित मंत्री ने सबसे मिले। जैसे किसी पास पेप्सी की एजेंसी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी किसी के पास है और हम उसे जाएंगे श्री सीमेंट के बारे में पूछने के लिए, तो उसको तो कमोबेश से आइडिया होगा कि श्री सीमेंट की क्या स्थिति है, कितना बिक रहा है, कितना घट रहा है। तो उसने क्या किया कि पेप्सी और कोका कोला बेचने वाले लोगों से उसने संपर्क किया। उसको वहां पता लगा कि मनपसंद बेवरीज के प्रोडक्ट निकल ही नहीं रहे हैं। उसने मनपसंद बेवरीज ने ये बताया था कि उसका रेलवे के साथ कोई टाई अप हुआ है जो उसके प्रोडक्ट बिकेंगे, वो भी नहीं बिक रहे थे। और धीरे धीरे करके मनपसंद बेवरीज में लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ। सर्किट पहले उसमें गड़बड़ी हुआ, उसके बाद क्या हुआ गड़बड़ी, जो ऑडिटर था, ऑडिटर उसका चेंज हो गया। ऑडिटर ने चेंज क्या होगा, बल्कि उसने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने का कारण बताया कि जो हम आंकड़े आपसे चाहते हैं उन आंकड़ों को आप बताए नहीं। जाहिर सी बात है कि आप आंकड़ों को छुपा रहे थे। वो शेयर आज की डेट में सर डिलिस्ट हो गया। पीसी ज्वेलर्स, बकरांगी, तमाम अच्छे बैड मैनेजमेंट के उदाहरण हमारे आपके सामने है। तो हमें मैनेजमेंट के प्रति बहुत ही सतर्क हो जाना है। लेकिन आप यदि उठा करके देखेंगे, जितनी किताबों को आप पढ़िए, मैं कम से कम 10-20 किताबें पढ़ चुका हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इस महीने मैंने 4 किताबें मंगाई है। कुछ पढ़ता हूँ, कुछ छूट जाता है, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ छूट जाता है।
क्योंकि तमाम बुक्स इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो जितना समझ में आता है जहां तक पढ़ता हूँ बाकी उसी तरह रह जाता है, लेकिन कहूँ प्रयास रहता है कुछ कुछ पढ़ने का। तो आप किसी भी बुक्स को पढ़िए तो मैनेजमेंट पर कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हम किस तरह के व्यक्ति को, किस तरह के मैनेजमेंट को हम ये कहें कि ये जो मैनेजमेंट है शानदार मैनेजमेंट है। तो हम लोग आज उसी पे बात करेंगे कि क्या ऐसा मानक है जिसमें हम कहें कि जो ये मैनेजमेंट है वो अच्छा मैनेजमेंट है और ये जो मैनेजमेंट है खराब मैनेजमेंट है। तो जो तरीके बताए जाते हैं, जैसे बुक्स का किताब, जो बुक्स पढ़िए आप, बुक्स में बताया जाता है कि यदि अच्छे मैनेजमेंट को पहचानना है तो मैनेजमेंट से हमको आपको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब रामदेव अग्रवाल यानी मोतीलाल ओसवाल के जो ओनर हैं, उनके जैसे व्यक्ति मनपसंद बेवरेज को पहचानने में गड़बड़ी कर सकते हैं, फिर हमारी आपकी क्या औकात है? एक चीज। दूसरी चीज कि हम मैनेजमेंट से मिल नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं और कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, सूरत में है। क्या एक आदमी के लिए इतना संभव है कि वो जगह जगह जाकर के मैनेजमेंट से मिल सकता है? और यदि वो मैनेजमेंट से मिलता भी है तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या मैनेजमेंट उसको सही इंफॉर्मेशन देगा? हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ मिलने की कोशिश करते हैं सर, किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे यह अपनी बुराइयों को बताता नहीं है। हमें सतर्क होकर उसको निकालना पड़ेगा उन सूचनाओं को। तो यह संभव नहीं है कि हम सभी मैनेजमेंट से मिले और सभी मैनेजमेंट से पता कर पाए। जो उनके आंकड़े आते, कुछ लोग कहते हैं कि उनके बैलेंस शीट का अध्ययन करिए, बहुत सही है, लेकिन जो उनके आंकड़े आते हैं, रिजल्ट घोषित होते हैं, आप देखिए कभी कभी हमारे घर पे आ जाता है टाटा मोटर्स का, टाटा ग्लोबल बेवरेज का, इतना बड़ा मोटा बुक होता है, कम से कम नहीं तो 100-150 पेज है। क्या हमारे आप जैसे लोगों के लिए 100-150 पेज का पढ़ना आसान काम है? बहुत कठिन काम है उसको पढ़ना। तो इतना हम लोग आंकड़ों को भी पढ़ नहीं पाएंगे। आंकड़ों को पढ़ने के लिए हमको आपको ज्यादा पारखी निगाह रखनी पड़ेगी। चार्टेड अकाउंटेंट, आपके जो कंपनी सेक्रेटरी टाइप के कोर्स होते हैं, उस टाइप के हम लोग कोर्स करेंगे तब कहीं जाकर के हम लोग आंकड़ों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये कहा जाता है कि एजीएम में बैठिए। एजीएम जो नहीं होता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, वार्षिक जो मीटिंग होती है, उसमें बैठने को कहा जाता है। हम लोग उसमें, वो एक सही तरीका होता है। प्रत्येक आंकड़ों के उपरांत मैनेजमेंट द्वारा एक कमेंट्री दी जाती है, पेपर प्रेस वार्ता बुलाया जाता है। उस प्रेस वार्ता में प्रेस के लोग और जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। यदि हम उसका अध्ययन करें तो वहां से भी कुछ ठीक ठाक जानकारी मिल सकती है। तो बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन सभी के लिए उतना उसको जांच पाना आसान नहीं होता है। तो हम आज कुछ ऐसे बिल्कुल आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम मैनेजमेंट को आसानी से परख सकते हैं कि वो मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, और खराब है तो किस तरह का खराब है। तो उसमें 2-3 तरीके होते हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमें इसको जानने समझने के लिए हमें चार्टेड अकाउंटेंट या एमबीए फाइनेंस का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाना है। क्या तरीका अपनाने हैं? एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, इसके बाद डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं, इसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके बाद बात करेंगे तो मैनेजमेंट के जो ग्रुप हैं उन कंपनियों के बारे में देखेंगे, और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे आपके वो कंपनी जो है बोनस और स्प्लिट देती है कि नहीं देती है। ये बहुत ही 3-4 जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों मैं बकबकाए जा रहा हूँ? थोड़ा सा क्लियर कट आप बताएंगे तो। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल बात आपकी। और क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए जो मैनेजमेंट की बातें हैं, जी बिल्कुल। जो मैनेजमेंट की हम लोग बातें आज कर रहे हैं, ये नए निवेशकों के लिए नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए होता है थोड़ा बहुत जो निवेश कर चुके होते हैं, निवेश कर रहे होते हैं, जो अच्छी कंपनियों और बुरी कंपनियों में फर्क महसूस करना चाहते हैं। जो पहली बार बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को समझ पाएगा। पहली बार बैठेगा मतलब कि इन्वेस्टमेंट के बारे में पहली बार उसको, मतलब मेरा कहना है कि सबसे इन्वेस्टमेंट की जो जिसको बेसिक नॉलेज होती है, वही इस तरह के मीटिंग को अटेंड समझ पाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। और हम लोग जितने यहाँ पर 15 लोग बैठे हुए, 13 लोग बैठे हुए हैं, इस 13 लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मैनेजमेंट की क्वालिटी पर ध्यान देता है। सबसे पहले तो हम लोग कंपनी के क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। हमारे आसपास के लोग, हम लोग ऐसे क्या है कि जैसे सीएनबीसी आवाज पर सुबह जो 7:30 बजे कार्यक्रम आता है ना, वो 2020, हम 2020 के शेयर चुन करके करोड़पति बनना चाहते हैं। रोज रोज सोचते हैं कि आज जो 20% 25% मिल जाए, तो उसके लिए नहीं है। जिसको सर रिसर्च करके अपने से स्टॉक निकालना है, उसको मजा आएगा इस बारे में जाने। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की स्थिति ये है सर कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का कंपनी पर होल्डिंग यानी उसकी पकड़ होने के लिए उसका कितना स्टेक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सामान्यतः उस कंपनी को बेहतर माना जाता है जिस कंपनी के 50% जो शेयर होल्डिंग, जो शेयर्स जो होते हैं, पहले आप देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को किसमें दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रमोटर ग्रुप दिखाया जाता है, इसके बाद पब्लिक होल्डिंग दिखाया जाता है। पब्लिक होल्डिंग में कौन कौन होता है, आपका एफआईआई होते हैं, डीएआई होते हैं, इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये 4-5 कैटेगरी होती है। जब आप किसी को देखेंगे, जैसे आप मैं खोलूं इसमें स्टॉक एज ऐप खोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अब स्टॉक एज ऐप में हम जाते हैं। अब किसी के पास है स्टॉक एज ऐप, या कोई भी हो, आप खोलिए स्टॉक एज ऐप, हो चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे कोई भी खोलिए, और खोल के इसको जब एक एक स्टेप बाय समझते चलेंगे तो उसका एक अलग मजा होता है। हमने क्या डाल दिया, जैसे हमने ट्रीडेंट को ही खोल दिया, ट्रीडेंट हमारे सर्च पड़ा हुआ है। अब ट्रीडेंट में हम जब जाते हैं, ये उसका है, तो हम जाएंगे ऐसे करेंगे, शेयर होल्डिंग दिखता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए तो सबसे पहले प्रमोटर दिखता है, इसके बाद पब्लिक दिखता है, और पब्लिक के नीचे एफआईआई, डीआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी गैर संस्थागत होता है। ये कुछ कैटेगरी होती है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है वो होता है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? एक सामान्य बात की जाए तो कहा जाता है कि कम से कम 50% से अधिक होना चाहिए होल्डिंग। जैसे हमने ट्रीडेंट का खोला हुआ है, तो ट्रीडेंट में 73.02% है, आप लोग नहीं दिख रहा होगा, 73.02% है प्रमोटर की होल्डिंग। यदि और हम इसमें थोड़ा सा जाना चाहे, देखिए शेयर होल्डिंग, इसमें आगे जाएंगे तो जब हम आगे जाते हैं शेयर होल्डिंग में, शेयर होल्डर्स में, तो ट्रीडेंट ग्रुप में 45% है, मधुराज कोई है, फिर राजेंद्र गुप्ता है, लोटस ग्लोबल है, ये सब कुछ प्रमोटर ग्रुप इसमें दिखा रहा है। तो सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार हर कंपनी को अपने तिमाही आंकड़ों के बाद अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है कि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी भागीदारी उस कंपनी में है। तो ये भागीदारी जितनी अधिक होती है, प्रमोटर उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद ये जो होल्डिंग होता है, हमें इसको पिछले कुछ सालों से तुलना करनी चाहिए कि वो जो, चूंकि हर तिमाही आंकड़ों पर घोषणा किया जाता है, तो वो दिखेगा पैटर्न घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है। यदि प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है तो हमें सतर्क हो जाना है। यदि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब यह जो है एक अच्छा संकेत माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर हमें उदाहरण दिए थे कि रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट में अच्छा खासा
खाना बिकता था, भीड़ रहती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि इस होटल का मालिक इस होटल में खाना खाता है। तो प्रमोटर से अच्छा अपने कंपनी को कोई नहीं जानता। यदि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा संकेत है, वो शेयर बहुत अच्छा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तब मैं बात करूंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक राजेश एक्सपोर्ट एक कंपनी है, आप उसके पैटर्न को देखिएगा, ये हर 3-4 महीने पर जो उसका प्रमोटर है, हर 3 महीने 4 20,000 25,000 शेयर खरीद लेता है। ये खरीदता कहां से? खुले मार्केट से खरीदता है। ये अच्छा संकेत है। राजेश एक्सपोर्ट को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता के जा रहा हूँ। अभी इस समय पीछे के यदि आप आंकड़े उठाकर देखिए तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है कोई स्टॉक। राजेश एक्सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और उसमें मैनेजमेंट जो है उसका लगातार अपनी खरीदारी करता जा रहा है। और यदि हम विभिन्न वेबसाइटों का आकलन करें, जैसे आपका स्टॉक एज ऐप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया, तो तमाम इन साइटों पे आपको अलग से ये आंकड़ा उपलब्ध रहता है। अनिल सर कुछ बोल रहे हैं? तो सर हमें देखना चाहिए कि मैनेजमेंट का कितना परसेंट होल्डिंग है। इसके बाद विजय सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में। हम सही किया। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कि प्रमोटर मैं देख रहा हूँ कि शेयर होल्डर पैटर्न में शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है प्रमोटर्स में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 54%, जो अभी आपने राजेश का बात किया, राइट? ठीक ठीक। हाँ है ना? तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का 50% चला है। तो हमारा क्या एक एवरेज कोई ऐसा होना चाहिए कि आप उस कैश फ्लो को, या फिर अगर बात करें या फिर प्रमोटर्स की बात करें, वो एक एवरेज में अगर देखा जाए तो तभी वो सही रहेगा। जैसे राजेश की बात करें, यहाँ 54.05 चल रहा है जून 2029 में, 21 में, तो ये सही है। तो हर एक जो प्रमोटर्स हैं वो 54 में या फिर अबव 40% रहेंगे तो वो सही रहेगा, उनका मैनेजमेंट सही रहेगा, ऐसा लेके चलें? देखिए गारंटी नहीं होती, लेकिन माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि देखिए श्योर शॉट कुछ भी नहीं होता है। अब रावण भी आपका गेरुआ वस्त्र पहन करके सीता हरण करने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? मेरा कहना है कि जो मैनेजमेंट का यदि स्टेक अच्छा होता है तो कंपनी पे अच्छी पकड़ होती है, वो निर्णय अच्छे से लेता है। और ये माना जाता है, अभी मैं इसको बात करूंगा कि यदि परसेंटेज कम होता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो परसेंटेज जैसे 54% आप राजेश एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अच्छा है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं भूल गया, पता नहीं क्या। 54% सही है इसका। अगर मैं बात करूं डेसिमल में इंप्रूव हो रहा है। हाँ सॉरी क्या? डेसिमल्स में इंप्रूवमेंट है इसका प्रमोटर में, अगर बात करें ग्रोथ में दिखा रहा है, वो होल्डिंग ज्यादा इनका। हाँ तो ये तो मैंने एक राजेश एक्सपोर्ट का एक एग्जांपल दिया है। राजेश एक्सपोर्ट मेरे निगाह में बहुत पहले से है। सील साहब ने एक बार वैभव ग्लोबल को बताया था कि वैभव ग्लोबल और राजेश एक्सपोर्ट जो है दोनों एक ही कैटेगरी के शेयर है। एक ही कैटेगरी मींस की ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनियां हैं और ये सब ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह तमाम तरह के कारोबार होते हैं। जी जी जी। तो राजेश एक्सपोर्ट इज बेटर देन वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल इज आल्सो अ गुड कंपनी, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट बेटर कंपनी है वैभव ग्लोबल से। उसके पीछे कई कारण हैं, उसके पीछे कई कारण है। जब आप उसका स्टडी करेंगे, उसके प्रदर्शन देखेंगे, पीछे के उसके आंकड़े देखेंगे, तो आपको राजेश एक्सपोर्ट बेहतर नजर आएगा। ये मेरा मुझे लगता है, और आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी इसका एहसास होगा। सेम कंपेयर करें ट्रेडन का भी सही जा रहा है, वहां पे 45.75 उसका भी दिख रहा है। नहीं 45.73% है। जी जी। ट्रेडन का मैंने अभी किस पे देखा, किस वेबसाइट पे आप चेक कर रहे हैं? स्क्रीनर में दिख रहा हूं सर। हाँ सर, ट्रेडेंट का आप सही बोल रहे हैं, 73% है। 73% है भाई। हाँ जी 73.02। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो आप 43 कर रहे हैं आप। नहीं गलत, माय मिस्टेक। 73.02। तो प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है ना, अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग होना मींस कि अच्छे निर्णय लेते हैं। अब प्रमोटर यदि होल्डिंग अधिक है तो मान लीजिए उनको कहीं कर्ज वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उसको प्लेस भी कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है। तो
वो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एक बराबर दिन दो बराबर। दिन में हम आपको समझाएं कि आधे घंटे के अंदर जी आपको जी जी समझा दे, तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। या यूं कहें कि सर मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। हाँ बोलिए। जी जी। जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में प्रमोटर जीरो है सर। क्या? पहले तो आप वीडियो ऑन करिए यार। सब लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, बड़ा मजा नहीं आता, बुझा जैसा लगता सर आईएक्स में है। ये इसमें क्या वीडियो ऑन करिए यार। पर यस सर इट्स वीडियो ऑफ करके कोई आपके घर पे आए और आप पर्दे के पीछे से बोले और दूसरा कोई पर्दे में रहिए बोले। इट्स इन सर्कल। आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो क्या इसमें देखना, क्या कर देख रहे हैं आप? इसका शेयर होल्डिंग बटन देखिए, इसका प्रमोटर जीरो दिखा रहा है। यस सर। इसका तो जीरो दिखा रहा है। तो अब हम इसको दूसरे देखिए, दूसरी चीज यस सर। फिर हम अब आगे बात करेंगे इस बारे में। जैसे आप आईटीसी के देखेंगे तो आईटीसी का भी जीरो दिखेगा। आईटीसी का उठा के देखेंगे तो आईटीसी का भी जीरो दिखेगा। एलएनटी का उठाएंगे तो यस सर। एलएनटी का भी जीरो दिखेगा। इसी तरह से आप इन्फोसिस का देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्फोसिस को यदि आप देखेंगे तो इन्फोसिस में भी पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी होल्डिंग बहुत कम है। आप इन्फोसिस का उठा के देखिए, इन्फोसिस का, अब इन्फोसिस का मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए सभी चीज का अपने अपने मानक है ना, अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। अब 12.95 है, 13% है, तो कहेंगे फिर तो मैं इन्फोसिस में पैसा नहीं लगाऊंगा। आप एचडीएफसी को उठाइए, एचडीएफसी में देखिए कितना है। एचडीएफसी बैंक में आप उठाएंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 25%, 30%, 26%, सॉरी 26%। तो एक वो चीजें होती है ना कि जो होता है ना कि रिचार्ज करवाइए, नीचे से एक छोटा सा स्टार लगा देता है, टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ। तो हर चीज का एक टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ होता है। यदि परसेंटेज कम है तो और कहाँ क्या देखना है। तो यही इसी चीज पे मैं आ रहा था कि प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, हमको उसको देखना है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो हमें सतर्क हो जाना है। लेकिन सतर्क यहाँ पे यह होना है कि वो जो कमी हो रही है वो कमी कहाँ बढ़ रही है। यदि वो कमी किसी संस्थागत निवेशक के पास जा रही है तो फिर हमें मानना चाहिए कि ये अच्छा चीज है। मीन्स की जैसे ट्यूडेंट आज 73% है। ट्यूडेंट ने क्या किया कि अपना 20% स्टेक जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को बेच दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आईसीआईसी म्यूचुअल फंड को बेच दिया, मॉर्गन स्टैनली को बेच दिया। तो क्या हम इसको कमजोर समझेंगे? नहीं, हम इसको और अच्छा समझेंगे, क्योंकि वो संस्थागत निवेशक है और संस्थागत निवेशकों का स्टॉक में एंट्री मारना एक अच्छा संकेत है। तो जैसे आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो आप उसके प्रमोटर होल्डिंग देखिए जरा, पब्लिक होल्डिंग। अब पब्लिक होल्डिंग में देखिए तो उसमें कौन कौन से हैं। फिर पीछे चला गया, रुकिए। आईईएक्स, अब इसी में बगल में शेयर होल्डिंग में देखिए इसमें कौन है। मिराए एसेट टैक्स ओवर, यानी मिराए जो म्यूचुअल फंड है ये 6% की होल्डिंग रखा हुआ है। मिराए कोई कोई हमारे आप जैसा है क्या? आपको क्या लग रहा है कि वो मोहित है कि विजय शंकर सिंह है कि सुशील कुमार है? बताइए। नहीं सर। मिराए साउथ कोरिया का बहुत बड़ा फंड हाउस है, पूरे दुनिया में इसका बिजनेस छाया हुआ है मिराए का। और मिराए किसी में हाथ डालेगा तो ऐसे हाथ नहीं डालेगा। और देखिए 5% पीपीएफएस है। पीपीएफएस के बारे में मैंने एक बार चर्चा किया था। पीपीएफएस के जो संस्थापक हैं, क्या नाम है उनका, पराग पारी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत उनकी हुई है, बहुत कम एज में मर गए बेचारे। लेकिन आप उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो गर्व से महसूस करेंगे कि उन्होंने छोटे से उम्र में ही वैल्यू इन्वेस्टिंग को इतना आगे बढ़ाया कि पूछिए मत। तो पीपीएफएस से 5%। और आइए डब्ल्यूएफ एशियन, क्या इंग्लिश लिखा, कॉन्शियस फंड, ये भी 5% है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, आईसीआईसी पोटेंशियल, मैसाचुसेट्स है, रिमको है, निप्पन है। निप्पन भी बहुत बड़ी कंपनी। तो अब हम यदि हमको ये देखना है कि यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50 से नीचे है
तो फिर दूसरी होल्डिंग किसकी बड़ी हो रही है? वहां पर हमें ध्यान देना है कि वो जो होल्डिंग होनी चाहिए वो संस्थागत निवेशकों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और संस्थागत निवेशकों में कौन कौन से हैं? आपके FII और DII। समझ आ रहा है ना? DII में कौन से आते हैं? म्यूचुअल फंड आते हैं। FII में कौन आते हैं? मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, बैंगराज है, बहुत बड़ी बड़ी संस्था है। आपके मिराए है, गोल्डमैन, निप्पन है, न्यूयॉर्क लाइफ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया का पैसे को होल्ड करते हैं। तो हमें यह देखना है कि गैर संस्थागत निवेशकों में, सॉरी, संस्थागत निवेशक में कौन से? आप इन्फोसिस का चेक करिए। आइए देखते हैं इन्फोसिस का। देखते चलेंगे, समझते चलेंगे तो उसका एक अलग आनंद है। नहीं तो क्यों मैं बकबका के चला जाऊंगा, कुछ आपको नहीं हासिल होगा। नाहक हमारा भी ऊर्जा खर्च होगा, आपका भी ऊर्जा खर्च होगा। लेकिन कोई तेग बहादुर सर यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग प्रयागराज में कंपटीशन की तैयारी करते थे। बहुत सारे लोग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग जो है घसीटते रह जाते थे और कोई एक नया लड़का आता था, हमारा ही नोट्स लेता था, वो सिविल सर्विस से क्वालिफाई करके निकल जाता था। वो सही बात है। वो ढक्कन बजाते रहते थे। और सही बात है। जब उनसे बात की तो क्या कहते हैं, हमको तो एक ही सीट से मतलब है। अरे सिविल सर्विसेज में 100 सीट आ रही है, हमको तो एक सीट चाहिए। और वो उस एक सीट के चक्कर में वो बेचारे बीएड करने लगते हैं, जाकर प्राथमिक विद्यालय के टीचर बन जाते हैं। सही बात है। सैद्धांतिक बनते हैं, व्यवहारिक नहीं बनते हैं। तो हमें सब चीज को देखते समझने चलना है और आनंद भी लेते चलना है। हम तो भाई हंसी मजाक वाले भी व्यक्ति हैं। अब ये देखिए, कोशिश में आप देखिए, FII ने जो होल्डिंग किया है 33% रख रखा है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। क्या लगता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो है, मॉर्गन स्टैनली, फिशरली, जो भी जितने हैं सभी, ये इन्फोसिस को डूबने देंगे क्या? ये वो बेवकूफ है क्या? वो सब मॉर्गन स्टैनली वाले? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? हम अपने पैसे पे रिश्वत, हम अपने पैसे पे दाव तो खेल सकते हैं, लेकिन दूसरे के पैसे पर दाव खेलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हमें कमा के कुछ देना भी है उधर, हम किसके प्रति जवाबदेह होंगे। सैकड़ों सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये FII 33% है, DII 22% है। तो ये कभी FII DII इन्फोसिस को खत्म होने देंगे क्या? तो हमें यह ध्यान देना है कि यदि प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो आखिर बढ़ कहाँ रहा है। यदि वो बढ़त FII और DII में हो रहा है, इसका मतलब कि अच्छा संकेत है और हमको आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, मनी कंट्रोल का अध्ययन करते रहिए। हर 3-4 महीने पर मनी कंट्रोल एक न्यूज पब्लिश करता है कि फला कंपनी में FII ने फला % बढ़ाया है, इतना % बढ़ाया, इतना। तो आप उसको देखते रहिए, ध्यान देते रहिए। आपको वहां से कई अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। लॉरेंस लैब वगैरह, ये FII की होल्डिंग आज से नहीं बढ़ रही है, बहुत पहले से होल्डिंग में बढ़ा रहे थे और ये हमेशा आता रहता है। तो हमें क्या करना है कि उसको, और उनके पास क्या होता है कि उनकी एक टीम है, उनकी एक पारखी निगाह है, समय से पहले किसी चीज को पिक कर लेते हैं। उन्होंने उसकी पढ़ाई किया है। हम लोग नॉर्मल BA MA वाले नहीं है, वो चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड CS का कोर्स करते हैं, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते हैं किसी चीजों को। तो एक तो वो हो गया। इसके बाद अब आते हैं तो कि प्लेज की क्या स्थिति है। प्लेज मतलब कि गिरवी रखना। शेयर कितने गिरवी है? गिरवी है तो कब से गिरवी है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? अपने ग्रुप में एक बार बार चर्चा होती है, कहते हैं उस पर वो फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में कौन पूछता है? बार बार पूछते हैं फ्यूचर या फ्यूचर ग्रुप के बारे में। आप देखिए कि फ्यूचर ग्रुप के 90% शेयर प्लेज हो चुके हैं। 90% शेयर। एक तो उनकी होल्डिंग कम थी, ऊपर से जो थी उसको भी उन्होंने प्लेज कर रखा था 100%। हम शेयर प्लेज करना मतलब क्या? हमने शेयर प्लेज किया तो अपने शेयर उनको गिरवी दे दिए, हमारा उस शेयर पर से अधिकार खत्म हो जाता है। यदि हम उनको कर्ज का भुगतान करेंगे तो हम शेयर छुड़ा पाएंगे, अन्यथा वो शेयर उनके मालिक हो गए। तो प्लेज शेयर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 80-90% लोग प्लेज शेयर कर लेते हैं।
तो जो शेयर प्लेज हो रहा हो उस कंपनी से हमको आपको डील करना चाहिए। और शेयर प्लेज कब करते हैं? शेयर प्लेज तब करते हैं जब ये चारों तरफ से कर्ज के जो आंकड़े हैं, कर्ज जब बहुत अधिक ले चुके होते हैं, कर्ज लेने की स्थिति पार हो चुकी होती है, तब ये अंतिम विकल्प के रूप में शेयर प्लेज करते हैं। फिर वो दिक्कत होती है। तो हमें प्लेज शेयर पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरे नंबर, ये तो मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है काफी आप लोगों को फायदा हुआ होगा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की बात करें। अगली बात करते हैं तो जो दूसरा नंबर है जिसको हम समझते हैं मैनेजमेंट को, वो होता है कि डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। डिविडेंड जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा हमको आपको देती है वो, और डिविडेंड ठीक ठाक मिलना चाहिए। औसतन 1% तो डिविडेंड मिलना ही चाहिए। जितना शेयर प्राइस है, जैसे इन्फोसिस आपका 1200-1300 रुपए का शेयर है, तो 1% यानी लगभग 12-13 रुपए का तो डिविडेंड उसको देना ही चाहिए। डिविडेंड यील्ड उसको कहते हैं। तो डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास होना चाहिए। हालांकि डिविडेंड देने वाली कंपनियां बहुत अच्छी भी नहीं समझी जाती, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं सर जो डिविडेंड तो खूब देती हैं लेकिन कंपनियों में ग्रोथ नहीं होता है। सरकारी कंपनियों को उठा के देख लीजिए, भेल उठाइए, इंडियन ऑयल उठाइए, कोल इंडिया उठाइए, तमाम कंपनी डिविडेंड तो दे देती है लेकिन जो प्राइस एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि डिविडेंड कम देती है लेकिन उस पैसे का वो एक नया बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में यूज करती है। जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी आपको कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि जस्ट डायल को उसने खरीदा 66%, 66% इसमें स्टेक खरीदा। हर 3-4 महीने पर रिलायंस इंडस्ट्री कोई ना कोई एक नया अधिग्रहण करता है। वो पैसा कहां से लाता है? वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट चाहे तो हमको आपको डिविडेंड दे दे, यदि नहीं दे रहा है तो क्या कर रहा है, उसको बिजनेस में यूज कर रहा है। तो जब बिजनेस में यूज करता है तो हमारे आपके लिए और भी अधिक फायदे, लेकिन नॉर्मल तौर पे 1% के आसपास डिविडेंड तो देना ही चाहिए। तो डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री कैसी है, और यदि वो डिविडेंड लगातार बढ़ रहा है तो यह और भी अच्छी बात है। आप लोग सभी इसको जानते हैं। डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड के माध्यम से शेयर हमारा जो होता है वो शेयर फ्री शेयर हो जाता है। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, टीसीएस का शेयर 3000 रुपए का चलता है तो लगभग 40-45 रुपए का डिविडेंड आ जाता है। उसी तरह से आप उठाइए, इन्फोसिस का उठाइए तो 2 से 2.5% का आपको डिविडेंड होता है। देखें कितना डिविडेंड है। इन्फोसिस है ये, इसका डिविडेंड यील्ड है 1.64%, यानी इसका भाव जो है 16 रुपया है, तो 16 में कितना होगा, 296, 256 होता है। तो ये जो है 256 यानी 25 रुपया 60 पैसा ये डिविडेंड देती है। अब मान चलते हैं हमने क्या किया कि इन्फोसिस का 100 शेयर हम लेके बैठे हुए हैं, तो 25 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, तो 2500 हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आज का 2500, फिर अगले साल 2500, फिर अगले साल 2500। तो इस तरह से हमारा जो इन्फोसिस का जो शेयर्स होता है वो शेयर्स फ्री हो जाता है। और यदि हम उस डिविडेंड को पुनः इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी 2500 रुपया मिला और 2500 रुपया हमने क्या किया कि इन्फोसिस के 2 शेयर और ले लिया, अगले साल 2500 मिला, फिर हमने इन्फोसिस के 2 शेयर लिया, ये और मल्टीपल कंपाउंड होता है। क्लियर है ना? और ये डिविडेंड लगातार बढ़ता हुआ रहता है। अभी 25 रुपया चल रहा है, 26 रुपया चल रहा है, आने वाले समय में ये 30 रुपया होगा, ये 32 रुपया हो गया। फिर क्या होता है कि कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, वो फिर स्प्लिट बोनस दे देता है, स्प्लिट बोनस देता है, डिविडेंड यील्ड फिर बढ़ जाता है। तमाम तरह की चीजें होता है। आप लोग इसको वॉच करते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दूसरा जो मैंने तरीका बताया था डिविडेंड हिस्ट्री, और तीसरा और जो तीसरा बहुत ही अच्छा तरीका होता है, बहुत बेहतरीन, सबसे सफल तरीका जिसको माना जाता है, वो तरीका होता है आरओई का। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना काबिल है, कितना होशियार है, यह आरओई से मालूम होता है।
हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी में ROE कम से कम 15% है, और यदि हमारी मानिए तो 20% से ऊपर हो तभी उसको हाथ डालें। 20% से ऊपर यदि ROE है तो मान के चलिए कि मैनेजमेंट जो है बहुत ही शानदार तरीके से करता है। और सिर्फ 1 साल का हमको ROE नहीं देखना है, पिछले 4-5 सालों का हमको ROE चेक करना है कि ROE बढ़ता हुआ है कि नहीं है। और ROE के साथ साथ ROCE भी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको भी वॉच करिए, यह भी 10-15% से ऊपर, सॉरी 15% से ऊपर होना चाहिए। यदि आप जितनी भी बढ़िया कंपनी को देखें, जितनी भी बढ़िया कंपनी को आप देखें, आप सबको देखिएगा ROCE और ROE बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए ये जो क्लास है कितना बोरिंग क्लास है कि 16-17 लोग थे, 4-5 लोग गायब हो गए, 13 लोग हैं इस समय क्योंकि ये जो विषय है ना, बोर ही नहीं है सर। अब जिसको समझ आया वो उसके लिए बोर, जिसको हाँ? समझ आ रहा है वो सही है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो बोर, जिसको समझ नहीं आ रहा वो बोर फील कर रहा होगा। नहीं सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस में हमने पहले सीखा है ना, हाँ हाँ हाँ, जी, जी। जिनका रिपीट हो रहा है वो शायद छोड़ रहे हैं। अच्छी चीज है, इसको हमको जानना समझना चाहिए इसको, लेकिन हम लोग ध्यान हाँ नहीं जी सर। देते। तो हाई ROE भी है जो है मैनेजमेंट को बहुत प्रभावित करता है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट की पहचान होती है। और इसके बाद हमें ग्रुप कंपनीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो ग्रुप कंपनीज कौन कौन सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर हम बात करें कि जैसे आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करें, तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो है, आप उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए बहुत अधिक है, और ROE के आंकड़े खराब है। लेकिन यदि आप उस बिजनेस को देखिए तो बिजनेस एक बड़े समूह का हिस्सा है। बड़े समूह कौन सा? आपका ग्रासिम उसी के अंदर में आएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट उसके अंदर में आता है, हिंडाल्को उसके अंदर में आता है, और भी तमाम उसकी कंपनियां हैं। आपका आदित्य बिरला कैपिटल उसके अंदर में आता है। यानी जो कुमार मंगलम बिरला का जो ग्रुप है, समूह है, बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है। वोडाफोन भी है उसके अंदर। तो वो मैनेजमेंट काफी सम्मानित मैनेजमेंट है। और तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या ग्रुप कंपनियां भी हैं। जैसे अभी जैसे मैंने शुरुआत किया था तो मैंने नाम लिया था CG पावर का। CG पावर को किसने खरीदा है? उसको खरीदा है मुरगुप्पा ग्रुप ने। तो लोग मुरगुप्पा ग्रुप ना समझ कर तो नाम आया था, उसको खरीदा है। यदि आज के डेट में उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो उस पैटर्न में आपको दिखाएगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। राजा नायक क्या करें? REC लिमिटेड। हाँ राजा जी बताइए। सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, हाँ REC लिमिटेड, जिसका मैं देख रहा हूँ ROE जो है 21.2% एंड डिविडेंड जो इन्होंने दिया हुआ है 8.12% का दिया हुआ है। भाई वो सरकारी कंपनी है ना। हाँ हाँ, वो वही देख रहा था सर, काफी ज्यादा दिया है। करंट शेयर प्राइस भी 156 रुपीज है। सरकारी कंपनियों में सबकी स्थिति वही है। अब कोल इंडिया दिखा रही, जब से लिस्ट हुआ तब से वो 150, 100, 200, 300 के नीचे जाते जाते वो 150 के आसपास चला गया है। लेकिन वो प्राइस अप्रिसिएशन नहीं दिया, डिविडेंड हमेशा दे देता है। उसी तरह से इंडियन ऑयल को उठा लीजिए, इंडियन ऑयल की भी वही स्थिति है। इसी तरह से आप भारत BPCL को उठा लीजिए, BPCL भी वही है। तो सरकारी और इसका सर कंपनियों प्रोमोटर होल्डिंग भी कम हो गया। लास्ट 3 साल में इसने 5%, 5.32% प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज कर दिया है लास्ट 3 साल में। अब देखिए आनंद सिंह डाल रहे हैं पावर ग्रिड इज आल्सो PSU कंपनी। वो भी आप देखिए उसका 10 सालों का 5 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, बहुत ज्यादा पैसा उसमें नहीं बना के दिया होगा। सरकारी कंपनियां सर, वो कहते हैं कि एक मैसेज वायरल हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल खराब स्थिति, क्यों मुंह टेढ़ा किया हुआ, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी बिल्कुल प्रसन्न हो गया। बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल सही। हम हालांकि हम सरकारी नौकरी करते हैं, तेग बहादुर सर और सुधाकर सर बहुत ही हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले ही हैं। समझ रहे हैं, फीलिंग समझ रहे हैं। हमारे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में ही है, उनकी भी यही हालत है। दरअसल सरकारी जो सर्विस का जो कल्चर है अपने देश में ना, जो जवाबदेही कम होती है।
जवाबदेही उस तरह की नहीं होती जिसको प्राइवेट सेक्टर में जो जवाबदेही होती है, सरकारी सेक्टर में नहीं होता है। और जो नहीं, एक बात क्या मैं सॉरी, पूछना एक था बात प्लीज कंटिन्यू प्लीज। कोविड के काल में गवर्नमेंट सेक्टर ने अच्छा काम किया। जहां तक देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जिस तरह से अपना बचाव किया, उस तुलना में देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया कोविड में। चूंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर है अच्छा, लेकिन लोग अब खराब हैं, तो उनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर का तो आज भी ग्लैमर है। नहीं, वो तो है, लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के किनारे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूसरी चीज उसमें सरकारी हस्तक्षेप अधिक होते हैं, लिहाजा वो आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आदित्यपुरी कितने साल लीड किया एचडीएफसी बैंक को? किसी ने देखा, किसी ने ध्यान दिया? आदित्यपुरी तो नाम था ना, क्या नाम था? या आप जाइए नीलेश शाह को देखिए, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड को लंबे समय से होल्ड किए थे, इस समय वो कोटक महिंद्रा बैंक को होल्ड मतलब लीड कर रहे हैं। उसी तरह से शिखा शर्मा एक्सिस बैंक को, और अमिताभ भट्टाचार्य जो इस समय एक्सिस बैंक के हेड हैं, देखिए कितने समय, मुझे लगता है 2-2.5 साल हो गया। चंदा कोचर कितने दिनों तक आईसीआईसी बैंक की थी, लेकिन ये वही आप ओपी भट्ट को उठा लीजिए तो स्टेट बैंक में कितने साल काम किया। आज जो स्टेट बैंक सर हमारे आपके सामने जिस सर्विस के रूप में दिखाई देता है, आप यदि 10-12 साल पहले चलिए, 10-12 साल में बल्कि और पहले चलिए, तो स्टेट बैंक की सर्विस इतनी पुअर सर्विस थी जिसके बारे में क्या बताया जाए। लोग बताते थे कि सभी लोग देखे होंगे कि कोई लोन लेने जाइए तो 10% को कमीशन लेते थे। आज कोई बैंक वाला आपसे कमीशन लेके दिखाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो चाहे कोई बैंक हो, आज आप स्टेट बैंक को फोन कर दीजिए कि हमको होम लोन की जरूरत है, वो दूसरे दिन आपके दरवाजे चला आएगा। इसको चेंज करने वाले कौन थे? मिस्टर ओपी भट्ट। आप कभी पढ़िएगा ओपी भट्ट को, संतोष जी इस मीटिंग में, संतोष जी स्टेट बैंक में सर्विस करते हैं, बताते हैं कि स्टेट बैंक के कायाकल्प को चेंज करने वाला ओपी भट्ट था। और जो कितने साल में किया? मात्र 2 साल में किया। और उन्नति भट्टाचार्य कितने साल रहे? मेरा कहना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अच्छा लीडर होता है उसको पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है अपने अनुसार उस इकाई को या यूनिट को ट्रांसफॉर्म करने की। जब तक वो ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है तब तक उसका समय निकल जाता है। और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए तो आदित्यपुरी, दीपक पारे को देखिए तो आजीवन एचडीएफसी बैंक को लीड कर रहे हैं। शिखा शर्मा को देखिए, अभी अमिताभ भट्टाचार्य को एक्सिस बैंक की हेड हुए हैं। आप देखिएगा वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के हेड थे, वो गए एक्सिस बैंक में, उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, शायद किसी बातचीत फाइनल स्तर पे चल रही है। आप देखिएगा एक्सिस बैंक को कितना ऊपर लेके जाते हैं, और देखिएगा ध्यान दे देगा वो कितने समय तक होल्ड करते हैं। तो ये फर्क होता है, और ये फर्क जो होता है ये मैनेजमेंट का फर्क है, और ये मैनेजमेंट जो है सर बिजनेस को आगे लेके जाता है। तो हमें आपको ग्रुप कंपनीज को देखना चाहिए, मैं बता रहा था। और उसी ग्रुप को मैंने थापर कंपनी की चर्चा किया था, ये सीजी पावर थापर कंपनी की, उसको खरीदा इसने, क्या कहते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने। ट्यूब इन्वेस्टमेंट साइकिल बनाने वाली कंपनी है। डिकाथलॉन है, लखनऊ में है, सेंटर है। आप लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे डिकाथलॉन। आप देखिएगा टी करके आता है ब्रांड से, बहुत अच्छी साइकिल चल रही है, महंगी साइकिलें बोलती है। और भी हाँ सर, मैं भी देखा हूँ सर, अच्छा है, बहुत अच्छा फर्म। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट किस ग्रुप की कंपनी है? तो वो समूह है सर मुरगुप्पा ग्रुप। मुरगुप्पा ग्रुप की कुल 27 कंपनियां हैं, 27 कंपनियां, जिसमें 9 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कौन कौन सी है? आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल, चोलामंडलम का ट्यूब इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम फाइनेंस है, और कई हैं, आप उसको देखिएगा कभी मुरगुप्पा। तो जब समूह बड़ा हो जाता है और समूह की कई कंपनियां हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह समस्या है तो उस समस्या को चारों तरफ से मिलकर उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है ना सर? मैं जो बताना चाह रहा था, मैं समझता हूं कि अपने में संदेश देने में सफल रहा हूं।
और इसके बाद एक अच्छे मैनेजमेंट की और पहचान है कि स्टॉक जो होता है समय समय पर बोनस और स्प्लिट जरूर देते हैं। जैसे कई लोग चर्चा करते हैं कि एमआरएफ जो है 80,000 रुपए का शेयर है, क्यों नहीं तोड़ रहा है। नेस्ले को देखिए 16-17 हजार रुपए का शेयर। उनका अपना थॉट है कि हम जो है प्रीमियम कस्टमर्स को या प्रीमियम इन्वेस्टर को अपने पास रखेंगे, लेकिन हमारे जैसे आप जैसे जब छोटे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो काहे का 80,000 रुपए, वो किस काम का। महात्मा गांधी ने कहा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उसमें एक आता है जो कहानी कि कोई भी आप निर्णय लीजिए तो सबसे निचले स्तर पर सोचिए तो उसको क्या असर होगा। तो मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर जो 10,000-20,000 रुपए लेकर के आया हुआ है, वो एमआरएफ का शेयर कैसे खरीदेगा। उसके लिए तो अपोलो टायर का शेयर बढ़िया है ना, जो 200 रुपए का मिल रहा है, 300 रुपए का। आप देखिए मदरसन सुमी को उठा के हर 2 साल 3 साल पीछे वो दिया है, बोनस दिया है, 2 पर 1 2 पर 1 2 पर 1। देखिएगा 2021 के अंत आते आते ये पक्का 2 पर 1 इसका बोनस अनाउंस हो जाएगा। 300 रुपए शेयर जैसे पहुंचेगा वो हो जाना है। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 2 सालों से उसका शेयर जो है 300 रुपए नहीं गया, इसलिए वो बोनस नहीं अनाउंस किया, नहीं तो बोनस मिल गया होता। और बोनस मिलता है तो सर शेयर होल्डर्स को और फायदा होता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बढ़ती है, उसमें ट्रेडिंग बढ़ती है, तो शेयर प्राइस और बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सर हम मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट को समझने में सफल रहते हैं। यदि हम इन सब मानकों को ध्यान देते हैं तो निस्संदेह हम एक अच्छे मैनेजमेंट वाला स्टॉक सिलेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ क्वेरी है तो स्वागत है। आप पूछिए, आप बताइए, बोलिए। तो मेरा एक सवाल वही था, जब आपने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी का तो मैनेजमेंट डिसाइड नहीं होता है, आधा काम तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और गवर्नमेंट चेंज होती है 5 साल में। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पीएसयू सेक्टर में शेयर डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए? मेरे विचार से नहीं। आपको प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यदि आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मत कर। या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर वाली कुछ कंपनियां हैं जो किसी समय विशेष में आपके उसमें क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट होने जा रहा है तो आप लीजिए। जैसे अभी भेल चल रहा है, तो कौन सा शिपिंग कारपोरेशन चल रहा है, कब चलता है तो नीचे आ जाता है, चलता है नीचे आ जाता है। यदि वो हो जाए तो ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मैं बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक का। देखिए मैनेजमेंट कितना फर्क डालता है। आप यदि हिंदुस्तान जिंक का अध्ययन करिए तो 2004-5 में यह जो है डिसइन्वेस्टमेंट इसका हुआ था। उस समय इस कंपनी का मार्केट कैपिटल मात्र 4,000 करोड़ था, हिंदुस्तान जिंक का। इसको किसने खरीदा? अनिल अग्रवाल ने खरीदा, जो वेदांता के मालिक। आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसके लगभग 30% शेयर है। आप देखिएगा उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हिंदुस्तान जिंक का। 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल 2004-5 में था, और आज की डेट में मैनेजमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि वो 4,000 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड भारत सरकार को मिल जाता है हिंदुस्तान जिंक से। और आज की डेट में उसका हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैपिटल देखिए तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये मैनेजमेंट का फर्क है। और भेल को आप उठा के देखिए, पिछले 12-15 सालों में वेल्थ डिस्ट्रॉयड कंपनी है। आप पीएनबी को देख लीजिए, आप जो भी पीएसयू कंपनी है, आप आंख बंद करके किसी पीएसयू पर हाथ डालिए, किसी पर हाथ डालिए सर, 10 में से आपके 8 जो है ना वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुके, वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुके। कोई नहीं आपको डिविडेंड देता है, लेकिन केवल डिविडेंड देगा तो ठीक है, बाकी बेकार है। हाँ सर, सुधाकर सर बोलिए सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जैसे जो नाम बताए आदित्य पुरी, चंदा कोचर और शिखा शर्मा, तो ये नाम तो बड़े नाम है, ये तो आपने सुन रखे हैं। तो मेरा जो बेसिक सवाल है वो ये है कि मैनेजमेंट का मूल्यांकन हम लोग करें कैसे? ये तो बताया। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल तौर पर आप बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मुझे लगता है कि टाटा ग्लोबल बेवरेज का हेड कौन है, कभी आप देखे हैं? कभी इसका
टाटा ग्लोबल बेवरेज का जो हेड सीईओ बना था, कौन बना था पता है कुछ? पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन जान लीजिए हिताची का इंडिया का प्रमुख था, हेड था। क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं है, देखना पड़ेगा। हिताची, जो हिताची इंडिया है उसका हेड था, वो टाटा ग्लोबल बेवरेज को ज्वाइन किया था, यानी टाटा ग्लोबल टाटा कंज्यूमर को। और आप देखिए टाटा कंज्यूमर का शेयर की क्या स्थिति है। यदि एक व्यक्ति जो बड़े स्तर पर कोई बदलाव आता है तो ये सामान्य बदलाव नहीं होता है सर, इसको ध्यान देना चाहिए। अमिताभ भट्टाचार्य एक्सिस बैंक का शेयर यदि आप 2-3 साल पहले को उठाइए तो कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही अमिताभ भट्टाचार्य आया, आप देखिए आईसीआईसी बैंक को, जब तक चंदा कोचर थी अच्छा चला था, चंदा कोचर पर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, दीपक कोचर को लेकर उसने वेणुगोपाल धूत को लेकर कुछ कर्ज होकर की स्थिति खराब हुई। फिर जैसे ही उसका हेड चेंज हुआ, फिर आईसीआईसी बैंक चलने लगा। और जो हेड आता है सर, वो सामान्य नहीं होता है, वो सुधाकर शर्मा को और विजय सिंह को, मोहित जी को नहीं बनाते, वो सड़क से उठा करके सीईओ नहीं बनाते हैं सर। नहीं नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे न्यूज तो आती रहती है कि वो फला चेयरमैन बदल गए, फला एमडी बदल गए, ये तो न्यूज पढ़ते रहते हैं, लेकिन कौन आदमी कॉम्पिटेंट है कौन नहीं है, ये कैसे पता करें? उसका पीछे का इतिहास देखना पड़ेगा ना। ओके, आप देखिए कि वो कहां से आ रहा है। जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर वाले को बताया कि वो हिताची का हेड था, वो इधर आया। हाँ, तो हिताची में है, तो हिताची से छोटी कंपनी तो है नहीं। हाँ, तो जब हिताची एक बड़ी कंपनी है, पूरे इंडिया को लीड कर रहा है पूरे, तो हाँ, वो तो अच्छा करेगा। और इसके बाद एक और चीज में मैनेजमेंट पे देख लीजिए, हमने उसमें बात ही नहीं किया कि मैनेजमेंट का पुराना इतिहास खराब हो तो कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, वो देर सवेर कभी ना कभी घपला कर ही देगा। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि पिछला इतिहास, जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो मैनेजमेंट की हिस्ट्री गलत होती है, खराब होती है, तो कभी नहीं सर। जैसे अभी दीवान हाउसिंग फाइनेंस का उठा करके देखिए, तो काफी पहले से उसके मैनेजमेंट पे इशू था। अभी बीच में मेघमणि ऑर्गेनिक्स की खूब चर्चा चल रही थी, उसने स्प्लिट किया हुआ, डिमर्जर किया हुआ था। मैं मैनेजमेंट मेघमणि में पैसा लगाना उचित नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेघमणि में 2 साल पहले उसने कुछ अकाउंट की हेराफेरी किया था। अकाउंट की हेराफेरी क्या किया था कि यहाँ का पैसा लेकर के दूसरे माध्यम से ट्रांसफर किया था। उसके लिए उसने प्रेस वार्ता बुलाई, प्रेस वार्ता में प्रेस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, यानी उस व्यक्ति के अंदर मन में पाप था, और वो पाप जो है यदि आज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं छल करेगा। अनिल अंबानी जब तक है, समझ लीजिए कि रिलायंस ग्रुप नहीं है, वो करेगा। अभी आया था कि रिलायंस कैपिटल के फायदा बढ़ने लगा है, लेकिन बीच में कुछ दिन पहले आपने पाया होगा कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के कुछ शेयरों का इन्होंने इधर उधर हेराफेरी किया था, इसका पैसा उसमें डाला था। तो हमें सतर्क हो जाना है सर, हमें एकदम सतर्क हो जाना है। मैनेजमेंट पर तो कोई प्रश्न, लेकिन अब देखिए अच्छे मैनेजमेंट का फर्क क्या पड़ता है। मनोज गौड़ को कौन जानता है? हाँ, मनोज गौड़, जेपी गौड़, जेपी एसोसिएट वाले, जेपी एसोसिएट वाले जेपी गौड़ है, और उनका बेटे का नाम है मनोज गौड़, जहां तक मेरी जानकारी। अच्छा अच्छा, जेपी गौड़ ने क्या किया, उनके अंदर ख्वाब बढ़ने लगे। जैसे ही बीएसपी की सरकार बनी, वो सोचे कि पूरा नोएडा हम खरीद लें, कर्ज पे कर्ज लेने शुरू कर दिए। संपत्ति थी 100 करोड़ की, 600 करोड़ का कर्ज उन्होंने ले लिया, यानी अपनी क्षमता से 6 गुना उन्होंने कर्ज ले लिया। सोचे कि मैं उसको मैनेज कर लूंगा, मैनेज नहीं किया, बिजनेस में दिक्कत शुरू हो गई। आप देखिए जेपी से क्या स्थिति हुई, फिर कमान मनोज गौड़ के हाथ में आता है। मनोज गौड़ जो है धीरे 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 इसको सुधारने की कोशिश करना शुरू करता है। उसने क्या किया, डाला चूर चुनार सीमेंट प्लांट बेच दिया। जो जेपी गौड़ ने भयंकर कर्ज लेकर के डाला चूर चुनार के प्लांट को खरीदा, मनोज गौड़ ने उसको निकाल दिया, कर्ज का भुगतान कर दिया। प्रयागराज में, इलाहाबाद में जेपी का पावर प्लांट है, तेग बहादुर सर अच्छी तरह जानते होंगे, उसको मनोज गौड़ ने बेच दिया। ये क्या है कि जो उसके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है और लगातार कम कर रहा है।
कुछ लोग कह रहे थे कि जेपी पावर में अच्छा मूव मारा, आप देखिए अच्छा मूव दिखा होगा, उसके कर्ज को आप देखिए तो लगातार कर्ज की स्थिति बेहतर हो। तो हमको आपको ये देखना है कि कहीं मैनेजमेंट को अंदर लालच आकर भयंकर कर्ज तो नहीं बढ़ा रहा है, कर्ज का भुगतान समय से तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कर्ज भी एक बहुत बड़े मानक है, क्योंकि मैनेजमेंट का कर्ज एक अलग हिस्सा हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया। लेकिन हमें कर्ज को भी ध्यान देते रहना है कि कर्ज बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ तो रहा है तो कहीं उसकी सीमा से तो नहीं बढ़ रहा है, और मैनेजमेंट क्या उसके अंदर काबिलियत है कि उस कर्ज को निपटा सके। जैसे आदित्य बिरला समूह ने अपना 7 या 8% स्टेक आदित्य बिरला फैशन रिटेल में किसको बेचा था, किसी बड़ी कंपनी मिंत्रा को, पता नहीं किसको बेचा था, याद नहीं आ रहा है, और 1500 करोड़ के साथ 1500 करोड़ उसको मिला था। आंकड़े ठीक से देखने पड़ेंगे, किसी न किसी को स्टेक बेचा था, तो उस पैसे का वो कर्ज भुगतान वो करेंगे। तो हमें इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है सर, और कोई प्रश्न? तेग बहादुर सर। हाँ, अभी फिलहाल ग्रुप में काफी दो टाइम से लोग उसका एक आदित्य विजन का है, और एक इसका दिखा रहा है गीता रिन्यूएबल्स का। काफी नए लोग उस तक तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, प्यार लगातार अपर सर्किट लग रहा है, अच्छा मैनेजमेंट होगा, वही लोगों को एक चार्मिंग लगता है। वही मैं देखना चाहता हूँ, लोगों को चार्मिंग लगता है कि अपर सर्किट लग रहा है, पैसा हमारा जल्दी डबल हो रहा है, मैनेजमेंट कुछ नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बस हाँ भाई अच्छा चल रहा है बस। देखिए सर, पहले तो सर्किट के हम लोग फंडों को समझना है कि सर्किट छोटा है कि सर्किट बड़ा है, और सर्किट तब लगता है जब मार्केट में उसके स्टॉक्स कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, और जब संख्या में कम होते हैं सर, फंसने की संभावना अधिक होती है। जैसे ही लोअर सर्किट मारना शुरू कर देता है, वो आदमी चिल्लाना शुरू करता है, ये सर्किट कब खुलेगा, ये सर्किट कब खुलेगा, और जैसे ही बढ़ना शुरू होता है आनंद लेने लगते हैं, अरे अभी तो रखना है, अभी तो रखना है, डबल लगना है। तो सर्किट वाले शेयरों से बच के रहिए। लेकिन कुछ सर्किट वाले शेयर अच्छे हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर जो चीनी वाले, शुगर वाले जो शेयर अभी कुछ स्टॉक सर्किट में चल रहे हैं, उसमें ध्यान दिया जा सकता है, आने वाले समय में अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन जिसका कुछ भी बिजनेस नहीं है, वो सर्किट भाग रहा है, तो सतर्क हो जाए। एटलीस्ट जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी बनाती है। बिल्कुल सर। तेग बहादुर सर। तेग बहादुर सर शांत है बिल्कुल। और मोहित जी? बंद किया जाए कि और कुछ प्रश्न है कोई किसी का? ठीक है सर। कृपाल सर? नहीं सर, बढ़िया, धन्यवाद सर, आपको समय दिए और फायदा हुआ इससे? भी। हाँ बिल्कुल सर। सर आप ये चिंता मत किया करें कि ना सब्जेक्ट वही हो रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वही विषय रिव्यू करना जरूरी है सर, क्योंकि ना ऐसे में सब चीज को हम लिख के रखेंगे तो नहीं होगा, हम लोग को मुंह जुबानी याद होता जा रहा है सर धीरे धीरे। ये तो गीता का ज्ञान है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही पढ़ेगा। हाँ, जितना निरंतर है, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान वाली बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आनंद जी से बात करते हैं। आनंद जी? रिपीटेशन जैसी कोई चीज नहीं है, हम जितना ही फंडामेंटल चीजों की जितनी बार डिस्कस करते हैं हमारा होता है, तो ये बहुत अच्छा है, आप हमेशा इस पे चर्चा होती रहनी चाहिए। विजय सर, एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ मैं। जैसे अभी आपने बताया कि वो एक चीज तो होती है प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, एक चीज ये होती है कि वो प्राइस मतलब किसी तरीके से, चाहे बोनस है चाहे स्प्लिट है, वो उसको तोड़ दे रहे हैं, तो वो प्राइस उसी लेवल में आ जा रहा है। नहीं तो, सर यदि बिजनेस में मजबूती होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ वही तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जल्दी अगर प्राइस स्प्लिट हो रहा है तो वो सही नहीं है कंपनी के लिए, क्यों जबरदस्ती प्राइस स्प्लिट कर रही है। तो जल्दी से मतलब है सर, वो नियमित अंतराल की बात करिए, अब ये नहीं कि हर दूसरे महीने कर दे रहा है, वो नहीं। हाँ, अब जैसे एक कंपनी थी, पिछले दिनों में देख रहा था, उसको ट्रैक किया था मैंने, और वही जो अभी चर्चा हो रही थी कि वो अपर सर्किट वाली कंपनी थी, कौन सी लगातार अपर सर्किट चल रहे थे उसमें, तो वो मेरे रेडार पे थी, मैं उसको देख रहा था। कौन सी कंपनी का नाम बताइए? नाम तो इस समय मुझे याद नहीं है, ये कई महीने हो गए इस पे। वो जब मतलब
25 रुपए से 52 रुपए पहुंचा पर सर्किट से, हाँ तो उसमें ये हुआ कि उन्हें स्प्लिट कर दिया 52 रुपए पे, हाँ और 52 रुपए पे स्प्लिट करके वो 10 रुपए पे आ गया, ठीक है। और 10 रुपए के बाद में जो वो गिरना शुरू हुआ है, तो वो आज की तारीख में मेरे ख्याल से 1 या 1.5 रुपए पे। तो एक चीज तो जान लीजिए सर कि 50 रुपए 52 रुपए पे स्प्लिट को कोई औचित्य नहीं है। कम से कम 1000-1200 रुपया पहुंचे स्टॉक स्प्लिट हो तो समझ में आता है। वही जैसे अभी मदरसन सुमी का डिस्कशन हो रहा था, तो वो हालांकि मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जो 300 रुपए में स्प्लिट करते हैं जैसा कि आप बता रहे थे, तो 300 रुपए में स्प्लिट करने की कोई तो समझ में आती नहीं है कि 300 रुपए इतना महंगा शेयर नहीं है ना। मैं उसको पिछले कई सालों से बात करता हूँ, 300 रुपए स्प्लिट कर देते। जैसे आपका एशियन पेंट है, अभी 3300 देखिए 4000 जाएगा, स्प्लिट होगा, पक्का स्प्लिट होगा। अब और देखिए 4000 तो फिर भी ठीक है। अब देखिए तो मैं जो जानना चाह रहा था वो ये जानना चाह रहा था, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि भाई शेयर का मुनाफा, मतलब कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो शेयर का प्राइस, डिमांड बढ़ रही है उसकी तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और लेकिन वो स्प्लिट होके उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, ज्यादा ट्रेड हो रहा है, वो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन सी स्थिति ज्यादा बेटर? देखिए जब तक बिजनेस अच्छा नहीं होगा सर, मान लीजिए जैसे नेस्ले है, या इसको डिक्सन टेक को समझ लीजिए, डिक्सन टेक 2022 तक गया था, तो डिक्सन टेक अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल है ना। अब उस कंपनी का शेयर था 20,000 रुपए, तो अब 20,000 रुपए पे जो आया है शेयर, और वो मेरे ख्याल से 8,000 के से मैं ट्रैक करना शुरू किया उसको, क्योंकि पहली बार मैंने 8,000 रुपए लिया था, वो 8,000 से जब 14-15,000 पहुंचा, मैंने बेच दिया, ठीक है। अब फिर वो गिरा तो मैंने 10-11 पे फिर खरीद लिया, तो वो पहुंचा फिर 22 तक। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्यादा प्राइस पे तोड़े वो सही है कि जो कम प्राइस पे तोड़े वो सही है? हाँ। मेरे विचार से मतलब जैसे जो स्प्लिट कर दे रहे हैं बोनस से, जो प्राइस का तोड़ दे रहे हैं, कंपनी अच्छी है, दोनों कंपनी अच्छी है, लेकिन एक कंपनी प्राइस स्प्लिट कर रही है, बोनस दे रही है लगातार, एक कंपनी प्राइस एप्रिसिएशन कर रही है, तो इन दोनों में बेटर किसको माना जाए? जो तोड़ती है सर। अच्छा, तोड़ती है उसको मानिए। अच्छा, वो ज्यादा सही है, आप देखेंगे वो वेल्थ ज्यादा क्रिएट करता है। अच्छा, यही जानना चाह रहा था। आनंद जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, आनंद जी बोलिए। आनंद जी। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बताइए। नहीं ये बढ़िया। मैं ये बस ये कह रहा था ना कि भैया अगर 5 से 10% पैसा अगर ऐसी कंपनियों में लगाया जाए जिसमें प्रोस्पेक्ट भी हो लेकिन डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, अच्छा सोच है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। हाँ, जैसे एक प्राइवेट में गुडियर करके है। गुजियर? नहीं गुड, GOOD। अच्छा, गुडियर टायर वाली कंपनी। हाँ, देखिए अभी उसका मार्केट शेयर काफी गिरा है ना, लेकिन उसका डिविडेंड जो है लगभग 7% के करीब है। अब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने गुडियर को नहीं देखा। टायर कंपनी में मेरा पसंदीदा BKT है जो सुनील कुमार खरीदे हुए हैं। गुडियर का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले 98 रुपीज पर शेयर दिया है। हाँ, तो अच्छा है, मतलब वैसा पैसा हम लोग कुछ लगा सकते हैं 5 से 10%। मैं उसको देखता हूँ, गुडियर को देखता हूँ। MNC कंपनी है, इतना मैं जानता हूँ, और ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। कभी चेक करता हूँ, कभी देखता हूँ, बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक है भैया, अपना ठीक है। और कोई प्रश्न सौरभ जी? सर आज हमने मैनेजमेंट को समझना सीखा आपसे, उसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क जवाब दे रहा है तो मैं अब इजाजत चाहती हूँ। बिल्कुल। आज हम भी अब बंद करते हैं, खत्म करते हैं, फिर किसी और दिन मिलते हैं।
ओके जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके ओके।